हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का संकट ट्यूटोरियल पे। और यहाँ पे हम क्लास 7th का 8th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। ठीक है, ये है होगा आपका पार्ट 1। पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 है ये आपका। तो चलिए देखते हैं कि कवर होता है ये चैप्टर कि नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत होना चाहिए। तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर के बारे में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको तुरंत बता दूँगी। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्रेरणा और उसकी जो यंगर सिस्टर है, यंगर मतलब छोटी वाली, ठीक है, प्रेरणा और उसकी जो बहन है वो स्पोर्ट्स चैनल देख रहे थे। प्रेरणा को भागना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो एज अ फास्टेस्ट रनर डिक्लेयर कर दी गई थी अपने डिस्ट्रिक्ट, जब उसका डिस्ट्रिक्ट में 100 मीटर का रेस हुआ था इंटर स्कूल कंपटीशन में, तब उस टाइम पे वो फास्टेस्ट रनर थी। ठीक है, अब वो ट्रेनिंग ले रही है कि वो स्टेट लेवल कंप्लीट करे। ठीक है, और उसका ड्रीम है कि वो इंडिया को एज अ इंटरनेशनल लेवल पे 100 मीटर में इन फ्यूचर में रिप्रेजेंट करे। जब वो ये देख रही थी और rerun the spirit of Olympic game held in past. Prerna was always amazed that the measurement of the taken of the race is so advanced that they could identify the winner even when two sprinters seemed to cross the finish line almost together. Even कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये लाइन है और ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों ही क्रॉस किए हैं सेम टाइम पे, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके हमें पता चल सकता है कि कौन उसको पहले टच किया है और कौन जीता है। हाउएवर इन हर स्कूल द स्पोर्ट्स टीचर ओनली यूज द स्पेशल काइंड ऑफ वॉच कॉल्ड एज स्टॉप वॉच। लेकिन उनके स्कूल में सिर्फ एक तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किए जाते थे ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन जल्दी पहुँचा है, वो है स्टॉप वॉच। ठीक है, फॉर टाइमिंग द स्कूल रेस। और जब ये स्कूल रेस होता था तब वो ये भी नोटिस करती है कि मदर जो घड़ी पहनती है उनके हाथों में, वो हर रिस्ट एंड हर सिस्टर लुकिंग हर एट फोन व्हेन शी वाज नीडेड टू चेक द टाइम। हर अंकल यूज द ब्रेल वॉच, ठीक है, ब्रेल वॉच, एंड हैड रिसेंटली एक्वायर्ड अ टॉकिंग वॉच दैट अनाउंस्ड द टाइम एट द टच ऑफ द बॉटम। अब बोला गया है कि उनकी मम्मी जो है वो घड़ी पहनती है, उनकी जो सिस्टर है वो मोबाइल फ़ोन में टाइम देख लेती है, और उनके अंकल जो है वो ब्रेल वॉच पहनते हैं। ठीक है, अब ये ब्रेल वॉच पहनने के बाद फिर उसके बाद बोला गया है कि अब तो रिसेंटली अब ऐसे वॉचेस आ गए हैं जो आपको एक टच पे अनाउंस करके भी टाइम बताया जा सकता है। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लॉक है, कहाँ, उनके घर में, और इसी के साथ साथ स्कूल के जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी एक बड़ी सी क्या है, जो घड़ी है वो प्रेजेंट है। वो ये जानना की कोशिश करती है कि कैसे एंशियंट टाइम में जो लोग हैं वो टाइम को मेजर किया करते थे। इसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 6th में पढ़ के रखा है। ठीक है, क्लास 6th में ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है कि कैसे मेजर किया करते थे पहले के ज़माने के लोग, है ना। यस, तो चलिए, हाउ वाज टाइम मेजर व्हेन देयर इज़ नो क्लॉक एंड वॉचेस। कैसे टाइम मेजर होता था पहले के ज़माने में जब कोई भी क्लॉक नहीं होता था, कोई भी घड़ी नहीं होती थी तब, है ना। मेजरमेंट ऑफ टाइम, चलिए पहले पढ़ते हैं 8.1 की टाइम को कैसे मेजर किया जाता था। ह्यूमन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो हमेशा टाइम को एक ट्रैक करके रखता है बहुत पीरियड ऑफ टाइम के पहले से। वो ये भी नोटिस करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो रिपीटेड अमाउंट ऑफ टाइम में होती है, जैसे एक इंटरवल ऑफ टाइम में वापस से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आज सनराइज़ हुआ तो वो रात होगी और फिर से सनराइज़ होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम का फासला होगा, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम का जो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस है वो रह सकता होगा और ड्यूरेशन है वो रहता होगा। फॉर एग्जाम्पल राइजिंग द सेट ऑफ सन, ठीक है, जैसे जो सन है वो राइज करता है और फिर एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम में वो सेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया फेजेस ऑफ मून, कि फेजेस ऑफ मून जो है वो चेंज होता रहता है, कभी वेनिंग प्रोसेस में रहता है, कभी विनिंग प्रोसेस में रहता है। ठीक है, तो ये चेंज होता है। फिर उसके बाद
सीज़न का चेंज होना एक पर्टिकुलर टाइम में वो वापस से रिपीट होता है ना। इस साल बारिश आएगी, फिर उसके बाद अगले साल बारिश आएगी, तो वो प्रॉपर टाइम है जिससे वो रिपीट होते रहता है। ये जो साइकिल है, इसी की वजह से जो लोग हैं वो बिना कैलेंडर के भी पहले के ज़माने में टाइम को जान सकते थे। और फर्स्ट दे डिवाइस्ड कैलेंडर, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कैलेंडर बनाने लगे। अ डे वॉज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। डे को हम क्या कहते थे, तो डे को हम कहते थे कि एक सूरज उगना और ढलना, और फिर से सूरज उगने को हम पूरा एक दिन कहते थे। बिगेन टू रिक्वेस्ट टू फाइंड द वे ऑफ नोइंग द डे टाइम। कैसे वो, अब ठीक है दिन तो हो गया, दिन हो गई, रात हो गया, फिर से दिन हो गया, लेकिन वो कैसे जानते थे कि दिन में कौन सा टाइम हुआ है और कौन सा टाइम नहीं हुआ। जैसे हम तो अभी कह देते हैं हमारे पास घड़ी है और उस चीज़ को हम लोग देख के कह देते हैं कि भैया ये घड़ी है और इसमें अभी 3:30 बज रहा है, 3 बज रहा है, 2:45 बज रहा है, 3:15 बज रहा है, राइट है ना। तो लेकिन पहले के ज़माने में तो घड़ी नहीं होती थी, तो फिर कैसे कहते थे, इसीलिए वो कई सारे डिवाइसेस यूज़ करते थे जो स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम को डिनोट करता था डे टाइम में, ठीक है। उनमें से सम ऑफ दिस वेयर सनडायल, कुछ सनडायल होते थे, वाटर क्लॉक होते थे, आवर ग्लास होती थी और कैंडल क्लॉक होता था, ठीक है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सनडायल हमें टाइम डिटरमाइन करके बताता था कि मतलब द टाइम इज डिटरमाइंड विद द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम। अभी जैसे यहाँ पर सन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर सन नहीं हो सकता, यहाँ पे सन है और उसकी किरणें यहाँ पे आएगी, ठीक है, और इसका प्रकाश कहाँ पे बन पाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका शैडो है वो हमें बताता था कि कौन सा टाइम हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। वाटर क्लॉक यूज़ किया जाता था जिसमें फ्लो ऑफ वाटर किया जाता था। एक वेसल लगाया जाता था नीचे और यहाँ पर ऐसे बकेट रखी जाती थी और इस बकेट में मार्क होता था सारी चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पर्टिकुलर मार्किंग सिस्टम होती थी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर ऐसे मार्किंग सिस्टम होती थी और जैसे जैसे नीचे पानी गिरता था और जितना पानी गिर रहा है वो उतना टाइम जो है वो बताते थे, ठीक है। वन टाइप ऑफ, और फिर उसके बाद आता है वाटर फ्लोड आउट फ्रॉम द वेसल विच इज़ द मार्किंग फॉर द टाइम इन द अदर टाइम। बोला गया है कि जब ये पानी भर जाता था तो इसका मतलब है कि वो पूरा एक ड्यूरेशन हो गया है, फिर से ये पानी इसमें डालो और फिर से वो टाइम रिपीट होगा। और फिर देयर वुड बी अ बाउल विच इज़ फाइंड होल एट द बॉटम। फिर बोला गया है कि एक वाटर क्लॉक ऐसे भी यूज़ किए जाते थे कि एक जो वेसल है वो लिया जाता था और उसमें पानी भर के रखा जाता था और उसके अंदर एक कटोरी रखी जाती थी और उसमें एक छोटी सी छेद होती थी, ठीक है, मतलब होल होता था उसके सरफेस पे, ठीक है, और उसको ऐसे छोड़ दिया जाता था राउंड करने के लिए, मतलब ये घूमने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या होता था कि ये जो बाउल है वो भर जाता था, ठीक है, पानी, क्योंकि इसमें होल है ना, तो होल की वजह से क्या होता था कि पूरा का पूरा पानी जो है वो इस कटोरी में भर जाता था और कटोरी में भरने के बाद ऑब्वियसली वो हैवी हो जाएगा तो उसके बाद वो सिंक हो जाता था, तो वो एक प्रॉपर टाइम को डिफाइन करता था। In an hourglass, there was time was measured on the basis of flow of sand from the bulb to another. बोला गया है यहाँ पे 2 बल्ब होते थे, ये पहला बल्ब और ये दूसरा बल्ब, फर्स्ट एंड सेकंड बल्ब। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, सैंड को फिलअप करते थे। सैंड को फिलअप करने के बाद हम उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ देते थे और जो पानी है वो क्या जाता था, नीचे चला जाता था। जब वो पानी नहीं, जो सैंड है वो नीचे चला जाता था तो वो हमें प्रॉपर 1 आवर, 6 आवर, 4 आवर ये सारी चीज़ों को डिनोट करता था, ठीक है। तो उससे हमें फिर पता चल जाता था कि क्या टाइम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फिर आता है कैंडल क्लॉक। तो कैंडल क्लॉक जो है वो उस पर मार्किंग बनाई जाती थी, ठीक है, और फिर क्या किया जाता था कि उसको एक जला दिया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता था तो वैसे वैसे वो जो वैक्स है वो इवापोरेट हो जाता था जल के, राइट। इवापोरेशन होने के बाद जो उतना ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाता था, तो फिर पता चलता था कि अब क्या टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है, जो कि हमें एक पैसेज बताता है। तो आपको यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज सनडायल एंड व्हाट इज
सन डायल, ठीक है, ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ सन डायल वर्क टू डिटरमाइन द टाइमिंग। नेक्स्ट, अबाउट वाटर क्लॉक, व्हाट इज वाटर क्लॉक? ठीक है, वाटर क्लॉक क्या होता था? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन एन एंशिएंट टाइम फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइमिंग बाय द यूजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग एंशिएंट टाइम में टाइम को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते थे और इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद आ सकता है आपका यहाँ पर व्हाट इज कैंडल क्लॉक, यहाँ पर व्हाट इज हावर ग्लास। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे है और इसका आंसर यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट फैसिनेटिंग फैक्ट है, हमारे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सन डायल है वो द सम्राट यंत्र, उसे सम्राट यंत्र कहा जाता है। ये अप्रॉक्सीमेट 300 साल पहले बनाया गया था। कहाँ पे? जंतर मंतर पे, जो कि जयपुर में, राजस्थान में है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये जो हाउस है इसमें सिविल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो विद इन इट्स इम्पोजिंग द वेट ऑफ 27 मीटर, और ये कहाँ से कहाँ तक है? 27 मीटर का है। इट्स शैडो मूव अबाउट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, और इसका शेडो 1 मिलीमीटर मूव होता है कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। ठीक है, और ये जिस भी स्केल पर फाइंड करके कोइंसिडेंट करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? टाइम कहेंगे। फॉल ऑन द स्केल फाइनली मार्क टू मेजर टाइम इंटरवल एज अ शॉर्टेस्ट ऑफ 2 सेकेंड। जो हम लोग शॉर्टेस्ट टाइमिंग इसमें कंसिडर कर सकते हैं वो हम 2 सेकेंड कर सकते हैं। लाइक एनी सनडायल इट इज़ मेजर द लोकल ऑफ सोलर टाइम। जैसे सनडायल होता है वैसे ही जो हम कह सकते हैं कि वो सोलर टाइम के हिसाब से, सोलर टाइम का मतलब सन का यूज़ करके वो हमें टाइमिंग बता के देता है, जो कि रिक्वायर अ करेक्शन टू डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसमें करेक्शन करना जरूरी है कि वो हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बता सके। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है वेयर डज लार्जेस्ट स्टोन sundial located। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा जा सकता है कि how much millimeter it should fall, how much it should fall in 1 second। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसका आंसर जो है 1 सेकेंड ना, यस, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द सनडायल लोकेटेड, सो इट इज़ लोकेटेड एज अ जंतर मंतर इन जयपुर एट राजस्थान। ओके, यस, चलिए बोला गया है, चलिए एक वाटर क्लॉक बनाते हैं। उस वाटर क्लॉक में आपको बोला गया है सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल ले लेने हैं। 1 से 2 लीटर का रहेगा तो भी चलेगा, और फिर उसका कैप उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, उस बॉटल को रफली कट करना है मिडिल से, ठीक है, यानी कि बीच से उसको काट लेना है। ठीक है, आपको एक पिन लेना है और फिर उसको जो उसकी ढक्कन है उसमें आपको क्या करना है, एक पिन होल कर देना है, एक स्मॉल होल करना है उस बॉटल के कैप में। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ बॉटल में आपको इन्वर्टेड करके रखना है, ठीक है, लोअर हाफ में, और फिर बोला गया है अपर पार्ट में जो बॉटल का हाफ पार्ट है उसमें आप पानी ऐड करिए
और कुछ ड्रॉप ऑफ कलर जो है उसमें मिक्स करके, पानी में मिक्स करके वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और द वाटर्स विल स्टार्ट डिपिंग, अब जो है वो पानी क्या होगा, वो पानी जो है वो डिप करना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे वो डिप करेगा वैसे वैसे वो आपको टाइम बताकर देगा। ठीक है। मार्क द लेवल ऑफ द वाटर आफ्टर 1 मिनट। अब बोला गया है कि आफ्टर 1 मिनट आपको उसको मार्क करना है कि वो प्रॉपर 1 मिनट में कितना पानी जो है वो नीचे गिर रहा है। अब आपका क्लॉक रेडी है ना, अब आप गैस कर सकते हो। बोला गया है pour the water from the lower part of the bag into the top part which is the level of water dripping into the lower part। बोला गया है कि अब आपको अगर पूरा पानी खत्म हो जाए तो वापस से नीचे से पानी उठा के आपको ऊपर में डाल देना। ये आपको एवरी टाइम करना है और फिर ये आपको बता सकता है कि कितना आप जो टाइमिंग है वो हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया है, चलिए कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट बोला गया है। फैसिनेटिंग फैक्ट बनाते हैं। एंशिएंट इंडियन टाइम में जो टाइम है वो मेजर किया जाता था शैडो के दौरान और वाटर क्लॉक के दौरान। अर्लीस्ट रेफरेंस बताता है कि शैडो बेस्ड टाइम का मेजरमेंट जो है वो अर्थशास्त्र के द्वारा बताया गया था कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य ने बताया था अर्थशास्त्र में, जो कि कंपोज किया गया था और रिवाइज किया गया था 2nd सेंचुरी में बिफोर क्रिश्चियन एरा के पहले 3rd सेंचुरी क्रिश्चियन एरा में। ठीक है, जो कि मतलब बताया गया था और उसको रिवाइज किया गया, कंपोज किया गया था। कब किया गया था? 2nd सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियन एरा के पहले और 3rd सेंचुरी BCE के बाद में। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है जो कि हमें एक एक्यूरेट टाइमिंग को बताकर देता है। An accurate expression for the time in term of shadow of the vertical stick was given by the Varaha Mihira अराउंड द 500 CE। मतलब एक स्टिक का यूज़ कैसे करके, एक स्टिक का यूज़ और उसका शेडो का यूज़ हम लोग करके कैसे बता सकते हैं कि परफेक्ट क्या टाइम हो रहा है। और ये अराउंड किसने दिया था? वाराहा मिहिरा ने किसके अराउंड दिया था? 530 CE के दौरान दिया था, यानी कि क्रिश्चियन एरा के दौरान ये बताया गया था। जो वाटर क्लॉक है, जो वाटर के फ्लोइंग की वजह से टाइम को डिस्क्राइब करता है, वो हमारे अर्थशास्त्र में ऑलरेडी लिखा जा चुका है और उसको डिस्क्राइब किया गया है। सरदुला कर्नावड़ाना एक कुछ ऐसे टेक्स्ट है, अदर टेक्स्ट है जो क्रिश्चियन एरा के दौरान लिखा गया था, जिसमें दिस क्लॉक वेयर नॉट वेरी एक्यूरेट बिकॉज ऑफ द वाटर लेवल ड्रॉपिंग। और बोला गया है, उसमें क्या बोला गया है कि ये जो वाटर क्लॉक है ये हमें प्रॉपर और एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकता है, क्योंकि इसमें पानी जो है वो फ्लो हो रहा है बाय ड्रॉप। ये जो फ्लो रेट है वो डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंकिंग बाउल, वाटर क्लॉक और घाटिका यंत्र फर्स्ट वॉज मेंशन बाय द आर्यभट्ट। अब बोला गया है कि जो डेवलपमेंट ऑफ सिंकिंग बॉल हुआ था, यानी कि एक पानी है और उसमें एक छोटा सा बाउल रख दिया, उसमें एक छोटा सा होल है, वो जब तक भरेगा नहीं तब तक वो गिरेगा नहीं, और वो भर जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। अभी इसके बारे में किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, एंड देन गिवन बाय द सिविरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर, और फिर उसके बाद जो एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स थे वो उन्होंने बाद में इसके बारे में लिखा था। टाइम वॉज मेजर कॉन्स्टेंटली विद द घाटिका यंत्र एट द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। और ये जो टाइम है ये प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है वो हम टाइम को कॉन्स्टेंटली मेजर करते रहते थे। कहाँ पे? बुद्धा मोनास्ट्री में घाटिका यंत्र के दौरान। ये इसी ही घाटिका यंत्र कहते हैं, ये जो बाउल वाला है ना टेक्निक, वही है ना। रॉयल प्लेस, टाउन स्क्वायर एंड ईच टाइम ऑफ द बाउल संक इट वॉज अनाउंस्ड बाय द ड्रम, कॉन्च सेल और स्ट्राइकिंग ऑफ द गोंग। बोला गया है कि जब भी ये बाउल नीचे सिंक हो जाता था पानी में, तभी आइदर जो
रॉयल प्लेस है, टाउन है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, स्क्वायर्स है, वहाँ पर अगर ये बाउल संक हो जाता था यानी कि डूब जाता था तो फिर यहाँ पर ड्रम बजा के बताया जाता था कि जो बाउल है वो क्या हो चुका है, नीचे सिंक हो गया है, अब आपका जो टाइम है वो हो चुका है, सपोज 1 आवर हो गया है तो अब दूसरा आवर शुरू हो रहा है। कॉन्ग सेल्स होते थे, फिर उसके बाद गोंग से बजाया जाता था, ठीक है, यानी कि शंख फूंक के बजाते थे। ये जो घाटिका यंत्र है ये प्रोग्रेसिवली रिप्लेस किया गया किसके दौरान, पेंडुलम क्लॉक के दौरान। कब, लेट 19th सेंचुरी में, और उसको रिलीजियस प्लेस और रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। किसको, ये पेंडुलम को, ठीक है। एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें, एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन के हिसाब से, एंड एज द पीपल बिगिन टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब सिविलाइजेशन के हिसाब से जब पर्सन लोग बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस ट्रैवल करने लगे थे तो उनको टाइम को मेजर करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था, जिसकी वजह से एक डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी प्रॉपर, और इसी की वजह से दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज बेटर मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। और इसी की वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, इसीलिए वो लोग फिर क्या हो गए कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट वो ढूंढने लगे कि उनसे उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। और उस मैकेनिकल डेवलपमेंट के बाद ही, अगर वो मैकेनिकल डेवलपमेंट होता है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ड्राइवन by the weight gear and the spring from the 14th century ऑनवर्ड, और उस टाइम से ही वेट, गियर, स्प्रिंग्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ जाने लगा था। हाउएवर द इन्वेंशन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक इन द 17th सेंचुरी मार्क एज मेजर ब्रेक थ्रू ऑफ द मैकेनिकल टाइम कीपिंग। और बोला गया है कि जब पेंडुलम क्लॉक आया था उसके बाद एक 17th सेंचुरी में एक मेजर, हम कह सकते हैं, ब्रेक थ्रू आया, जिसकी वजह से हम मैकेनिकल टाइम कीपिंग, हम कह सकते हैं कि टाइम को जानकर रख सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है और कितना टाइम नहीं हुआ है। तो ये पेंडुलम क्लॉक की कहानी बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि एक अच्छी है, जिसकी वजह से हमें आजकल जो क्वार्ट्ज क्लॉक है वो हमें देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाउ पेंडुलम क्लॉक वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो उसका आंसर होगा यहाँ से, एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन से लेके दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल क्लॉक, ये ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ तक, ठीक है, ये उसका आंसर हुआ। बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, आई होप कि आप लोग बूझ रहे होंगे, नहीं बुझेंगे तो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एवरी पार्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। क्यों आपको समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर मार खा जाओगे, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना ज़रूर पड़ेगा, है ना। यानी कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको अपना सुख चैन, जो प्लेइंग गेम्स है, वो सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी, और आपको पढ़ाई लिखाई करनी ही पड़ेगी, है ना। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपके पेरेंट्स जो है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, या फिर आपको गांव में गाय भैंस चढ़ाने के लिए छोड़ देंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट फॉर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, ओके। नाउ चलिए साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड बाय द पेटेंट एंड पेटेंटेड, इसका पेटेंट ले लिया गया था। वाह, पेटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? पेटेंट का मतलब हो जाता है कि जैसे मैं कुछ बनाई, ठीक है, तो मैं उसकी ओनर हुई, ठीक है। मैं पेटेंट ऑफिस जाऊंगी और मैं उन्हें कहूँगी कि ये मैंने बनाया है, ये नोबल है, मेरे अलावा ये अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है, ये आइडिया मेरा है, ये सारी चीज़ें मेरी है, तो आप मुझे इसका पेटेंट दे दीजिए। अगर कल को कोई और ये प्रोडक्ट बनाएगा मेरी चीज़ें लेकर, या मेरे से ज्ञान लेकर, या फिर मेरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो फिर आप उसको अरेस्ट कर लेंगे और फिर उसको उस चीज़ का पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पेटेंट होता है। ये पेटेंट कर लिया गया था 1657 में बाय क्रिश्चियन ह्यूगेन्स के द्वारा। He was inspired by the investigation of the pendulum by the Galileo Galilei।
अब बोला गया है वो इंस्पायर हो गए थे किससे, पेंडुलम से, जो कि गैलीलियो गैलीली ने बनाया था। और ऐसा माना जाता है कि जब वो चर्च में बैठे हुए थे, उसके बाद बोला गया है कि एक बार गैलीलियो जो है वो चर्च में बैठे हुए थे, तब उस गैलीलियो का जो अटेंशन है वो एक सस्पेंडेड लैंप था, जो सीलिंग फैन थी उससे वो लैंप जो है वो सस्पेंडेड था। सस्पेंडेड का मतलब है लटका हुआ था, ठीक है। वो उनकी नज़र उस पर गई। उन्होंने देखा कि ये जो पंखा है ये घूम रहा है बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे घूम रहा है। और उन्होंने ये भी देखा, यूजिंग द पल्स मेजर टाइम, गैलीलियो ने देखा कि गैलीलियो फाउंड दैट लैम्प टुक द सेम टाइम फॉर ईच स्विमिंग। गैलीलियो ने देखा कि लैंप को जलने के लिए हर एक स्विमिंग जरूरी है। और उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट को जानते हुए, आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग द डिफरेंट पेंडुलम, जब उन्होंने अलग अलग पेंडुलम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो गैलीलियो ने यह कंक्लूड किया कि जो टाइम है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वही, सपोज एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है तो 5 ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 5 सेकेंड में। और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल पेंडुलम। तो आप भी अपने घर में सिंपल पेंडुलम बना सकते हो। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटालिक बॉब। एक स्मॉल मेटालिक बॉब होता है, ठीक है, जो कि सस्पेंडेड होता है एक वायर के थ्रू। रिजिड सपोर्ट होती है ऊपर, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया गया है ना। यहाँ पे देखिए रिजिड सपोर्ट, ये लॉन्ग थ्रेड, और फिर ये हो गया आपका बॉब। ओके, चलिए देखते हैं वी डिड द एक्टिविटी। हम ये एक्टिविटी करेंगे मोशन और टाइम में, जो कि हमने क्लास 6 के टेक्स्ट बुक में क्यूरियोसिटी में पढ़ा था ऑलरेडी, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें से। जो पेंडुलम है जब वो रेस्ट पे रहेगा तब हम उसे मीन पोजीशन कहेंगे, है ना। जब पेंडुलम रेस्ट पर रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे। जब बॉब ऑफ पेंडुलम मूव करेगा एक साइड से दूसरे साइड, तब उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। जो पीरियोडिक मोशन है वो हमें यहाँ पर बताता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है। ये जो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है उसमें ये जो पेंडुलम है वो यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये पर्टिकुलर टाइम में वापस से रिपीट होता है, इसीलिए इसको पीरियोडिक मोशन कहा गया है। Pendulum said to have complete one oscillation when its bob starting from mean position move to extreme position A, changing in direction, move and another extreme position B, changing the direction, moving back to its O. Then the pendulum complete one oscillation when its bob move from one extreme position A to the another extreme position B and came back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called as time period. So यहाँ से आपको पूछा जाएगा what is time period? What is time period? ओके अब यहाँ से क्या बोला गया है कि क्या होता है आपका वन ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होगा। एक अगर बॉल है तो वो उसका वन ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होगा। सपोज ये मीन पोजीशन पे है, उसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गई और यहाँ से मैंने उसको धक्का दे दिया, तो वो बॉब यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये वापस से यहाँ आएगा और ये वापस से यहाँ पे जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट बोला गया है। क्या बोला गया है, आपको 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग लेनी है, यानी कि धागा लेना है, एक हैवी मेटल बॉल लेना है जिसमें हुक हो और उसे हम लोग बॉब भी कहते हैं, या फिर आप स्टोन भी ले सकते हैं। एक स्टॉप वॉच लेना है, एक रूलर लेना है, मतलब एक जो पट्टी रहती है यानी कि स्केल जो रहता है वो लेना है। अब आपको बॉब को वन एंड पर स्ट्रिंग से टाई कर देनी है, अनदर एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट से लगा देना है, ठीक है। बॉब और डिस्टेंस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, बॉब और रिजिड सपोर्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब आपको वेट करना है कि बॉब जो है वो क्या होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। अब आपका पेंडुलम जो है वो रेडी है,
हाँ, तो हमें क्या करना है, उसको रेस्ट पर ला के रखना है, यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। यानी कि अगर हार्ड सपोर्ट है तो वो यहाँ पर होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। और हमें थोड़ा सा जेंटली उसको होल्ड करना है, हाथों से पकड़ना है, ऐसे हाथों से पकड़ना है और स्लाइटली एक साथ लेके जाना है एक तरफ, ठीक है। और फिर वहाँ से उसको क्या करना है, पुश कर देना है, ठीक है। और फिर उसको क्या कर देना, पुश करना है। आपको वॉच लेना है और उसको मेजर करना है टाइम, कि उसने 10 ऑसिलेशन कितने टाइम में कवर किया है, ठीक है। यानी कि 10 ऑसिलेशन उसने कितने टाइम में कवर किया है। आपको ये एक्टिविटी को 3 से 4 बार रिपीट करना है और आपको क्या करना है, टाइम उसने कितना लिया है और 10 ऑसिलेशन उसने कवर किया है, उसको आपको कैलकुलेट करना है डिवाइड करने के बाद, तो उसका आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो सपोज कि हमने 10 ऑसिलेशन लिया है और हमने 1 सेकेंड लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ओके। या आपको टेबल में लिखना है कि पहला ऑसिलेशन सपोज कि उसने 10 ले लिया और टाइम टेकन, सॉरी ये है आपका टाइम टेबल टेकन कि उसको कितना टाइम लगा 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। तो सपोज कि पहली बार में 6 सेकेंड लगा, दूसरी बार में 7 लग गया, फिर तीसरी बार में वापस से 6 लगा, है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड होगा आपका 10/1, यानी कि जितना भी टाइम लगा है उसके ऊपर आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम इज ऑलमोस्ट सेम एवरी टाइम, ठीक है। मैंने जैसे कि मैंने कहा कि एवरी टाइम आपका ये सेम हो सकता है, ठीक है। कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि ऑलमोस्ट, क्योंकि उसका लेंथ भी सेम है, टाइम भी आपने जो क्लॉक लिया है वो सेम ही लिया है, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग क्लॉक तो लिया नहीं है ना। तो सेम अगर लेंथ है तो ऑब्वियसली उसका जो ऑसिलेशन है वो सेम ही आएगा। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, चलिए अब बोला गया है कि चलिए सोचते हैं साइंटिस्ट लोगों के दिमाग से, है ना। आपके पास साइंटिस्ट का दिमाग है, सब बेटा साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। पहले तो 10th करो, फिर उसके बाद 12th करो, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद PhD करो, है ना। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो हाँ, अगर आपको इस पे चाहिए कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैप चार्ट बताइए, आप मुझे रोड मैप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि आपको क्या बनना है। फिर मैं आपको बताऊंगी उसके लिए आपको क्या करने से आप सही तरीके से अच्छा पैसा कमा सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ अच्छा करने के लिए आपको ऑब्वियसली वो उतना तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो वही करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो वही है कि हार नहीं होती। यू जस्ट डिड अ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट, अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया जो कि गैलीलियो के द्वारा किया गया था। एक्सेप्ट यू यूज़ वॉच टू मेजर द टाइम प्लेस फॉर योर पल्स स्पीड। अब आप को बोला गया है कि आप टाइम की जगह, यानी कि टाइम की जगह आप पल्स रेट को यूज़ करो। पल्स रेट का मतलब जो आपकी जो दिल की धड़कन है ना, धुक 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 कर रही है ना, जो वैलेंटाइन के लिए वो होती है। तो मैं जिस दिन ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन वैलेंटाइंस डे है ना। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी मेरे लिए वैलेंटाइन की तरह हो और आई होप कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करें वही वैलेंटाइन हो। आप सभी मेरे बच्चे हैं जो भी ये पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो सपोज आप कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो पेंडुलम के साथ में, चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। व्हाट क्वेश्चन कुड यू आस्क, क्या क्वेश्चन आप कर सकते हो। वुड ऑल पेंडुलम हैव द सेम टाइम पीरियड, क्या सभी जो पेंडुलम है वो सेम टाइम पीरियड लेंगे। यूजिंग द सेम बॉब विद द पेंडुलम ऑफ 2 or 3 डिफरेंट लेंथ, डज द टाइम पीरियड चेंज। आपको सेम बॉब लेना है, यानी कि जो बॉल है वो लेना है, और आपको थ्रेड लेना है अलग अलग, यानी कि किसी का 100 मीटर, किसी का 200 मीटर, ऐसे आपको लेना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या दिखेगा कि उसका क्या टाइम पीरियड सेम है।
इफ सो हाउ डज द लेंथ अफेक्ट इट? अब हाँ, तो फिर लेंथ कैसे अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमने लेंथ बढ़ाया है तो टाइम पीरियड तो हमें ज़्यादा लगेगा। अगर हम लेंथ को चेंज करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड उससे इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि चेंज होता है। और यही हमने एक्टिविटी 8.2 को रिपीट करते हुए पढ़ा है। देखिए, एक फिक्स्ड पेंडुलम की लेंथ अगर हम रखें तो अलग अलग मास अगर हम रख के देखें तो क्या चेंजेस हमें दिखेगा कि हमें लेंथ को सेम रखना है, बट हमने क्या किया है, मास को चेंज कर दिया है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ बट नॉट द बॉब मास। जो टाइम पीरियड है उसका पेंडुलम का, वो लेंथ पर डिपेंड करता है, मास पर कभी डिपेंड नहीं करता। हर एक पेंडुलम अगर सेम लेंथ का है तो उसका सेम टाइम पीरियड होगा, अलग अलग मतलब से अलग अलग जगह पे। ठीक है, आप सेम लेंथ ले लीजिए, टाइम पीरियड देख लीजिए, वही टाइम पीरियड लगेगा। अगर उसको 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट लग रहा है और अगर लेंथ सेम है तो उसको 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए अगर दिल्ली में 1 मिनट लग रहा है तो मुंबई में भी 1 मिनट ही लगेगा। ठीक है ना? तो वो मैंने आपसे कहा है कि जो लेंथ है वो वेरी अगर हम कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, लेंथ अगर वेरी कर रहे हैं तो टाइम अलग अलग लग सकता है। लेकिन अगर हम बॉब रख रहे हैं, बॉब यानी कि उसको सेम ही रख रहे हैं, बॉब को भी अगर हमने चेंज किया और लेंथ को सेम रखा तो उसमें कोई भी टाइम फर्क नहीं पड़ेगा। Time period of the simple pendulum is given its length constant at the place. This property is measured in the time for unit. बोला गया है कि जो पेंडुलम है उसका अगर हमने लेंथ सेम रखा हर जगह पे तो उसकी वजह से हमें टाइम का एक्यूरेशन मिल सकता है और इसी थ्रेड का यूज़ करके हम लोग टाइम का मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं। सारे क्लॉक जो ओल्ड और मॉडर्न क्लॉक है ये सभी जो है वो रिपीटेड और कंटिन्यूस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है उसमें वो मार्क रहता है। जो मॉडर्न क्लॉक है जो टाइम को मेजर करने में यूज़ करता है वो बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, जो पीरियडिकली रिपीट होते रहता है पर टाइम टू टाइम, बट यूज टाइनी एंड द वेरी रैपिड वाइब्रेशन आइदर फ्रॉम द क्वार्ट्ज क्रिस्टल or from the some specific atom, while Huygens early pendulum clock would gain or lose 10 seconds each day। बोला गया है कि अभी जो हमारे पास क्वार्ट्ज क्लॉक है उससे टाइम जो है वो एक टाइनी सेकेंड्स भी हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन पहले के ज़माने के जो पेंडुलम होते थे वो 10 सेकेंड हर एक दिन अपना कम कर लेते थे। ठीक है, अब बोला गया है कि आजकल टुडे एटॉमिक क्लॉक आर सो प्रिसाइज दैट दे लूज ओनली 1 सेकेंड इन मिलियंस ऑफ ईयर। अब हम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर में सिर्फ 1 सेकेंड की कमी कर सकता है। साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूसली सर्चिंग कर रहे हैं बेटर वे, यानी कि आसान तरीका जानने के लिए कि हम टाइम को और भी ज़्यादा एक्यूरेटली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। सो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सेकेंड। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम? इट इज़ अ सेकेंड। सिंबल ऑफ सेकेंड इज व्हाट? एस। जो लार्जेस्ट यूनिट है टाइम का वो है क्या? मिनट और आवर। सो 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड, और 60 मिनट मतलब 1 आवर। यूनिट ऑफ टाइम सच एज सेकेंड, मिनट एंड आवर बिगिन विद द लोअर केस लेटर एक्सेप्टेड द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है टाइमिंग से तो फिर उसके लिए हम लोग स्मॉल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे। देयर सिंबल वॉज एस, मिनट एंड आवर। ऑल्सो रिटन इन द लोअर केस एंड इन सिंगुलर फॉर्मेट। अगर वो सिंगुलर भी है तो भी हम उसको इसे अगर हम सिंगुलर फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं तो भी हम इसे लोअर केस में ही यूज़ करेंगे। हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, नोट दैट द फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। अगर हम सिंबल लिख रहे हैं तो उसके बाद कोई भी फुल स्टॉप नहीं आएगा एक्सेप्ट जब स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है तब। जैसे हम लोग सेकेंड डॉट नहीं लिख सकते, मिनट और फुल स्टॉप नहीं लिख सकते, आवर फुल स्टॉप नहीं लिख सकते जब तक कि स्टेटमेंट आगे चल के वहाँ पर ख़त्म ना हो जाए। While writing their time always leave the space between the number and the unit। बोला गया है कि जब भी हम टाइम लिखते हैं तो हमें 4 आवर है ना, उनके बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। ठीक है। ऑल्सो नोट दैट राइटिंग
सेकेंड फॉर सेकेंड एंड आवर फॉर आवर इज इनकरेक्ट। अगर हम सेकेंड की जगह पे ये सेकेंड लिखते हैं, आवर की जगह पे ये लिखते हैं, तो वो हमारे लिए इनकरेक्ट है। ठीक है, फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है, द होल इन द बॉल ऑफ द Ghatika yantra is made in such a manner that it took 24 minutes to fill and sink. The time unit measured by this clock was called Ghatika और घाटी। बोला गया है कि ये जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो बाउल है घाटिका यंत्रा की, वो इस तरीके से बनाई गई है कि वो 24 मिनट के बाद ही भरेगी और सिंक होगी। और ये जो टाइम है ये हमें मेजर करने के लिए हेल्प करता है, जिसे हम लोग उस टाइम को क्या कहते थे, घाटिका या घाटी कहते थे। ठीक है, इट बिकेम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम मेजर एंड द कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और घाटिका या घाटी को ही स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम माना जाता था पहले ज़माने का, और उसको 19th सेंचुरी तक यूज़ किया जाता था। द 24 आवर लॉन्ग डे वॉज दस डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल घाटीज। और बोला गया है कि जो 24 आवर का पूरा दिन होता था उसको, जो 24 आवर का पूरा दिन होता था उसको 60 इक्वल घाटीज में डिवाइड किया गया था। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। आपके जो वॉल क्लॉक है, ठीक है, आपको उसको प्रॉपर तरीके से देखना है। उसका एक स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम भी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। वो आपका स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है, क्या, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड जो है वो आपका स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है जो क्लॉक के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, आते हैं साइंस एंड सोसाइटी पे। टुडे वर्ल्ड मतलब टुडेज वर्ल्ड में जो यूनिट ऑफ टाइनी फ्रैक्शंस है, इवन हम एवरी सेकेंड को भी महत्व देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में स्पोर्ट्स में जो टाइम कीपिंग होती है, डिवाइसेस होती है, वो एक एक सेकेंड यानी कि 100 और 1000 सेकेंड को भी, जिसे हम लोग 1 मिली सेकेंड और 1 माइक्रो सेकेंड कहते हैं, उसको भी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो विनर रहता है रेस का उसको डिक्लेयर करते हैं। जो मेडिसिन होती है, हार्ट मॉनिटरिंग होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स होती है वो भी मिली सेकेंड्स के वेरिएशंस को मेजर करती है हार्ट बीट की, जिसकी वजह से हम किसी भी पर्सन का हेल्थ इशू जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जो म्यूज़िक होती है, जो डिजिटल रिकॉर्डर होता है, वो साउंड के हर एक सेकेंड को मेजर करती है, जो कि स्मूथ प्लेबैक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मूथ प्लेबैक होना चाहिए, इसीलिए वो हर एक सेकंड को मेजर करती है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे जो शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर प्रोसेस, जो कि माइक्रो सेकेंड को भी गिनता है, जिसे हम लोग 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड कहते हैं। यानी कि एक सेकेंड को अगर हम मिलियंस में बांट दें तो 1 सेकेंड हम कंसीडर करते हैं, और इसकी वजह से हम इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूस लगे हुए हैं जो प्रॉपर डेवलपमेंट है टाइम मेजरिंग टूल का, जो कि हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर सके, मेडिसिन, एडवांस साइंस एक्सपेरिमेंट में हेल्प कर सके। जो फास्टर और मोर एक्यूरेट होगा वो क्लॉक मतलब बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है द मोर दे हेल्प द सोसाइटी इन द वे वी मे नॉट इवन नोटिस। अभी वो इस तरीके से हमारी सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका हाउ फास्ट एंड स्लो। ये हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें करेंगे, जिसे हम लोग पार्ट 2 कहेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। टेक केयर।